नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है एक खौफनाक सच। मैं घने जंगल में बेसुध सी दौड़ रही थी। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। रात के अंधेरे ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। दूर कहीं जानवरों के गरजने की आवाजें मेरे दिल में डर पैदा कर रही थी। न जाने मुझे रास्ता मिलेगा या नहीं, लेकिन मैं बहुत बेचैन थी। मेरी जरा सी गलती ने मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। मैं अपने कॉलेज बस में घूमने जा रही थी, तभी दूर से मैंने घने पेड़ों के बीच एक झील देखी। कितना सुंदर नज़ारा है सुनैना। प्लीज ड्राइवर अंकल से बोलो कि बस रोक दें। मैं खिड़की से उस खूबसूरत नज़ारे को बहुत ही बेसब्री से देख रही थी और सुनैना से कहा। उसने कहा, तू पागल हो गई है क्या? जंगल में कैसा नज़ारा देख रही है? तुझे पता है ये सड़क कितनी सुनसान है? मैंने कहा, तू हमेशा डरती रहती है। फिर मैंने खुद ही बस ड्राइवर से कहा, अंकल प्लीज बस यहाँ थोड़ी देर रोकिए। हमारे टीचर्स बोले, क्या हुआ राशि? मैंने कहा, सर बस थोड़ी देर रोक दीजिए, मुझे जंगल देखने का बहुत शौक है। हम थोड़ी देर रुककर वापस आ जाएंगे। मेरी प्रोफेसर बोली, नहीं, ये बहुत घना जंगल है और मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को यहाँ जाना रुकना चाहिए। मैंने कहा, सर प्लीज बस थोड़ा एडवेंचर होगा। हम सिर्फ सेल्फी लेंगे, तस्वीरें खींचेंगे और वापस आ जाएंगे। सर ने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ 10 मिनट इंतजार करूंगा। यह कहते हुए उन्होंने बस रोक दी। मैंने सुनैना का हाथ पकड़ा और बस के नीचे उतर गई। मैंने कहा, चल अंदर चलते हैं। उसने कहा, तू पागल हो गई है क्या? मुझे जंगल से वैसे भी डर लगता है। मैंने कहा, पगली, जिंदगी में अगर एडवेंचर ना हो तो जीना का क्या मजा? उसने कहा, तू अपना एडवेंचर कर, लेकिन ज्यादा दूर तक मत जाना। मैंने कहा, दोस्त, मैंने यहाँ एक झील देखी थी, बहुत सुंदर थी, बस वहीं चलते हैं। उसने कहा, वो तो बहुत पीछे रह गई, देख मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। मैंने कहा, बस 5 मिनट। जंगल बहुत घना था। सारी लड़कियां एक दूसरे के पास खड़ी होकर तस्वीरें खींच रही थी। मैंने जब दूर देखा तो मुझे झील नजर आई। मैंने कहा, सुनैना चल देख, कितनी सुंदर जगह है, नीले पानी में झरना गिर रहा है। उसने कहा, मैं नहीं जा रही। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तू यहीं मर, मैं जा रही हूँ। सुनैना बोली, हाँ, हम सब तेरे नौकर हैं ना। मैं लगभग भागती हुई झील की तरफ चली गई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं वहां खड़ी होकर सेल्फी लेने लगी। मुझे प्यास भी लग रही थी, तो जैसे ही मैंने पानी पीना चाहा, अचानक मुझे अंधाधुंध गोलियों की आवाजें सुनाई दी और बहुत से लोगों के दौड़ने की आवाजें आई। मैं चौंक गई। इस जंगल में कौन गोली चला रहा है? मैं तेजी से उस मुख्य सड़क की तरफ भागी जहां हमारी बस खड़ी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे सब कहाँ चले गए थे। शायद फायरिंग की आवाज सुनकर बस में बैठ गए होंगे। मैं पूरी तरह से सन्न रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस रास्ते से आई थी। चारों ओर बड़े-बड़े पेड़ थे। कुछ फायरिंग की आवाज़ों के कारण मेरा डर और भी बढ़ गया था। तभी मैंने बस के स्टार्ट होने और आगे बढ़ने की आवाज़ सुनी। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैं उस आवाज़ के पीछे दौड़ने लगी, लेकिन कुछ ही देर में वो आवाज़ कहीं गुम हो गई। मैं बस भाग रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं हेल्प हेल्प भी नहीं चिल्ला सकती थी। कहीं जो लोग फायरिंग कर रहे थे वे मुझे न सुन ले और मेरे पीछे न आ जाएं। फिर अचानक मुझे बहुत सारे घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। किसी ने जैसे मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैं झट से एक पेड़ के पीछे छिप गई। उस दिन का उजाला था। जंगल में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। मैं बहुत डर गई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं किस मुसीबत में फंस गई थी। काश मैं बस से नीचे न उतरती। काश मैं अकेले यहाँ ना आती। सारी लड़कियां जा चुकी थी। शायद सभी फायरिंग की आवाज़ सुनकर भाग गई थी। किसी ने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया और अब इस घने जंगल में मुझे यह तक नहीं पता था कि मुख्य सड़क किस ओर है। घोड़ों की आवाज़ और फिर से फायरिंग सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। फिर मैंने देखा कि पेड़ों के बीच से कई घोड़े एक जगह पर रुके हुए थे, जिन पर कुछ नौजवान लड़के काले कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अपने चेहरे
कपड़े से ढके हुए थे। उन्हें देखकर मेरी रूह काँप गई। उनकी कमर पर पिस्तौल भी लटकी हुई थी। फिर वे लोग घोड़ों से उतरकर झील के पास बैठ गए और पानी पीने लगे और आपस में कुछ बातचीत करने लगे। उनकी शक्ल सूरत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे डाकू हो। मैंने अपनी जान की फिक्र सताने लगी कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा। अगर उन्हें मेरे होने का जरा भी अंदाजा होता तो क्या होगा। अगर मैं अभी भागती हूँ तो मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर वे मेरे पीछे दौड़ना शुरू करेंगे। मैं पेड़ के पीछे छिपी हुई काँप रही थी। मैंने धीरे से अपना मोबाइल पर्स से निकाला ताकि कोई मैसेज भेज सकूं या अपनी लोकेशन देख सकूं कि मैं इस समय कहाँ हूँ और मुख्य सड़क किस ओर है। लेकिन मोबाइल के सारे नेटवर्क गायब हो चुके थे। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू और भी तेजी से बहने लगे। मैंने मोबाइल वापस पर्स में रख लिया। मैं पेड़ के पीछे छिपकर धीरे-धीरे वहां से दूर जाने लगी ताकि उन डाकुओं की नज़र मुझ पर न पड़े। मैं बहुत डर गई थी। मेरी हालत खराब हो रही थी और अब मैं अंधाधुंध भागने लगी। धीरे-धीरे दिन का उजाला खत्म होने लगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि अंधेरा होने से पहले मैं मुख्य सड़क तक पहुंच जाऊं। शायद कोई गुजरने वाला वाहन मेरी मदद कर देता। लेकिन घने जंगल में अंधेरा समय से पहले ही गिरने लगा। फिर लगातार भागते-भागते मुझे प्यास लगने लगी और भूख भी तेज हो गई। अब मैं बहुत थक चुकी थी और कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। दूर कहीं कुछ जानवर जरूर दिखाई दे रहे थे। भौंकने की आवाजें मेरे दिल को दहला रही थी। मैं डर से रो रही थी। मेरा बैग भी बस में छूट गया था जिसमें खाने-पीने का सामान था। इस घने जंगल में बस पेड़ और पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ खो गई थी। मेरे पिता बहुत परेशान हो रहे होंगे। उनकी जान मुझ में बसती थी। मुझे अपना घर, अपने पिता सब कुछ याद आने लगा। काश वो मुझे ढूँढ पाते। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इस जंगल में भटकते-भटकते मर जाऊँगी। मैं पेड़ों के बीच से गुज़र रही थी कि तभी एक लटकता हुआ साँप अचानक एक पेड़ से नीचे गिरा और उसे देखते ही मेरे मुँह से चीख निकल गई। मैं तेज़ी से भागने लगी। मुझे नहीं पता था कि अब मैं कहाँ जा रही थी। लेकिन साँप के डर से मैं बस भागते जा रही थी। भागते-भागते मुझे कहीं दूर हल्की सी रोशनी दिखी। ऐसा लग रहा था जैसा किसी ने वहाँ रोशनी के लिए लकड़ियों की आग जलाई हो। मैं वहाँ दौड़ती हुई पहुँची और देखा कि वहाँ एक तंबू लगा हुआ था। एक नौजवान लकड़ियाँ जलाकर आग तपा रहा था। शायद वो ठंड कम करने की कोशिश कर रहा था। भागते हुए मैंने तंबू देखा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे ठंड महसूस होने लगी थी। जंगल में किसी इंसान को देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। जैसे ही मैं धीरे-धीरे वहाँ पहुँची, उस नौजवान ने मुझे देखा और फ़ौरन अपनी पिस्तौल हाथ में मेरी हाथ में लेकर मेरी तरफ तान दी। उसने कहा, "हाथ ऊपर करो।" ये सुनकर मेरी साँसें रुक गई। मैं डर के मारे काँप गई और अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। वह मुझे ध्यान से देखने लगा और फिर बोला, "अरे लड़की, तू कौन है?" मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने रोते हुए कहा, "मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं है। मैं जंगल में खो गई हूँ। कृपया मेरी मदद करो।" मैं रोते हुए ये सब कह रही थी। वह अपनी जगह से उठा और मेरे पास आया। फिर वह मुझे सिर से पाँव तक देखने लगा और बोला, "अपना पर्स दे।" मैंने डरते-डरते अपना पर्स थमा दिया। अब तक उसने पिस्तौल मेरी तरफ ही ताने रखी थी। जैसे ही मैंने हाथ नीचे करने की कोशिश की, वह गुस्से में बोला, "ज़्यादा होशियार मत बनो, हाथ ऊपर ही रखो।" मैंने फिर से अपने हाथ ऊपर कर लिए। उसने मेरा पर्स खोला और उसमें देखने लगा। उसमें बस एक मोबाइल और एक कुछ मेकअप का सामान था। उसने पर्स वापस मुझे थमा दिया, लेकिन मेरा मोबाइल निकालकर अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने कहा, "तू जंगल में खोई कैसी?" मैं रोते हुए उसे अब तक की सारी कहानी सुनाने लगी, जो भी मेरे साथ हुआ था। उसने गहरी सांस ली और कहा, "मैं भी यहाँ खो गया हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार करने आया था। मुझे नहीं पता था वे दोनों कहाँ मर गए और मैं कहाँ अकेला रह गया हूँ। पूरे 2 दिन हो गए, मुझे भी मुख्य सड़क का रास्ता नहीं मिल रहा। न ही यहाँ मोबाइल नेटवर्क है। मैं समझ आ रहा कि वापस कैसे लौटूं।
उस नौजवान ने भी शायद मेरी तरह रास्ता भटका था। फिर उसने कहा, मैं बस तुझे इतनी सी मदद कर सकता हूँ कि आज रात मेरे तंबू में सो सकती है। मैं वहाँ सो जाऊंगा, लेकिन देखो सुबह निकल जाना। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे मुख्य सड़क तक छोड़ दो, फिर मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। उसने कहा, अगर मुझे मुख्य सड़क का रास्ता पता होता तो क्या तुझे यहाँ दिखता? मुझे खुद नहीं पता कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। फिर उसने सीधी बात करते हुए कहा, देख, मैं लड़का हूँ, मैं कहीं भी रात बिता सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक लड़की के साथ कई दिन नहीं बिता सकता और मैं ये उसे अपने साथ रख सकता हूँ। ये सीधी सी बात है। मैंने कहा, ठीक है, बस मुझे आज रात रुकने दो, मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। उसने कहा, अंदर जाओ, आराम करो। मैं तंबू में चली गई। अब मुझे बहुत तेज लगने लगी। मैं फिर से बाहर आई। उसने मुझे देखा और बोला, अब क्या है, बाहर क्यों आई हो? अंदर जाओ और जीप बंद कर दो, पूरे तंबू को अच्छे से बंद कर दो, बाहर मत आना। उसने सख्त लहजे में कहा। मैंने कहा, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर वह हैरानी से बोला, मैं क्या करूं, मैं भी सुबह से भूखा बैठा हूँ, पूरे दिन पत्ते खाकर गुजारा किया है, ये पड़े हैं, अगर खाना चाहो तो खा लो। उसने पास में रखे पत्तों की ओर इशारा किया। वहीं एक पानी की बोतल भी रखी थी। मैंने पानी की बोतल उठाई, खूब सारा पानी पिया और अंदर जाकर लेट गई। शायद मैं बहुत थक गई थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई। लेकिन सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से मेरी आंखें खुल गई। तंबू के अंदर आँख खुलते ही सारी पिछली घटनाएं याद आने लगी। कैसे मैं इस जंगल में फंस गई। मैं तंबू से बाहर आई। वह नौजवान एक पत्थर पर सिर रखकर सो रहा था। आग बुझ चुकी थी। मैं धीरे धीरे बाहर निकली। भूख से मेरी हालत खराब हो रही थी, ऊपर से ठंड भी लग रही थी। मुझे बस में अपना सामान भूल जाने की बात याद आई। मेरी नज़र उसके पास रखी जैकेट पर पड़ी। शायद उसने स्वेटर पहना था, इसीलिए जैकेट की जरूरत नहीं पड़ी होगी। मैंने वह जैकेट उठाई और पहन ली, लेकिन जैसे ही मेरे कदमों की आहट सुनाई दी, वह झटके से उठ गया। उठते ही उसने तुरंत पिस्तौल थामी और इधर-उधर देखने लगा। जब उसने मुझे देखा तो बोला, अरे तुम हो, बाहर क्यों आई? मैंने कहा, मुझे भूख लग रही है। वह बोला, ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर कोई शिकार मिल जाए, अब खाने का इंतजाम तो करना ही होगा, मुझे भी भूख लगी है। फिर उसने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं देखता हूँ, शायद कहीं कुछ फल वगैरह मिल जाए। वह मुझे वहीं बैठाकर चला गया। मैं वहां उसके सामान को देखने लगी। एक सफारी बैग रखा था। मैंने उसे खोला तो उसमें उसके कपड़े थे, उसमें कुछ तेज धार वाले चाकू भी थे, शायद जानवर काटने के लिए। खैर, मैंने उसका बैग बंद करके वापस रख दिया। मैं वहां पानी भी ढूंढ रही थी ताकि हाथ मुंह धो सकूं। तभी मेरी नजर एक बड़े पानी की कैन पर पड़ी। मैंने उसमें से पानी लिया और हाथ मुंह धोने लगी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे किसी के कदमों की आहट आ रही हो। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मैंने सोचा शायद वही होगा, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, मेरी आंखें फटी रह गई। वहां वही लोग खड़े थे जिन्हें मैंने झील के पास देखा था। उनके घोड़े एक तरफ बंधे हुए थे। उनमें से एक ने कठोर आवाज में पूछा, लड़की खड़ी हो जाओ। उसने सख्त लहजे में मेरी ओर। सांसें रुक गई। मैं सहम कर चुपचाप खड़ी हो गई। वे चारों तरफ नजरें घुमाने लगे और फिर पूछा, तू कौन है और यहाँ किसके साथ आई है? उन्हें देखकर मेरी आवाज भी बंद हो गई। मैं एकदम डर गई थी। मैंने तुरंत नीचे से मिट्टी उठाई और तेजी से उनके चेहरे पर फेंक दी। वह आदमी अपनी आंखें मलने लगा और मैं तेजी से भागी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं भाग पाई। बाकी लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। लेकिन उनमें से एक हंसते हुए बोला, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, जो भी यहाँ आएगा उसे हम मार देंगे। अब जल्दी बता, तू कौन है और इस जंगल में कैसे पहुंची? मैंने डरते हुए कहा, मैं कॉलेज बस से उतरी थी और फिर मैं रास्ता भटक गई, कृपया मुझे जाने दो। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वे हंसते हुए बोले,
तू कह रही है कि तू कॉलेज बस से उतरी और रास्ता भटक कर यहाँ आकर डेरा डाल लिया। हमें बेवकूफ बना रही है। सच सच बता, तेरे साथ कौन है? मैं कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक मेरी नजर पीछे गई और मैंने देखा कि वही नौजवान खड़ा था। उसके हाथ में कुछ फल थे। जब उसने मुझे लुटेरे की गिरफ्त में देखा तो उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैंने तुरंत कहा, मेरे साथ कोई नहीं है। मेरी बात सुनकर उन आदमियों के माथे पर सिकन आ गई। इसी बीच उस नौजवान ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और चुपचाप एक लुटेरे के पीछे रख दी। फिर वह सख्त आवाज में बोला, अपने हथियार फेंक दो वरना मैं गोली चला दूंगा। उसकी आवाज सुनते ही सभी लुटेरों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। मैं धीरे धीरे पीछे हटकर उस नौजवान के पास आ गई और उसके पीछे छिप गई। सभी लुटेरे उसे घूरने लगे। उनमें से एक बोला, सुन लड़के, इस लड़की को हमें सौंप दे, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। उस नौजवान ने आगे तरेर कर कहा, यह लड़की मेरी बीवी है, समझे? मैं इसे ऐसे तुम्हारे हवाले कैसे कर दूं? तभी एक लुटेरा अपनी पिस्तौल निकालने लगा, लेकिन उस नौजवान ने झट से उसकी हथेली पर गोली मार दी। वह दर्द से चीख उठा। फिर वह नौजवान गरजते हुए बोला, तुम लोगों को क्या लगा तुम मुझ पर छुपकर वार करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? इसके बाद उसने सभी लुटेरों के पैरों पर निशाना साधते हुए गोलियां चला दी। उनके पैर घायल हो गए और वे दर्द से कहराते हुए घोड़ों को पर सवार होकर वहां से भाग निकले। वह नौजवान तेजी से मेरी ओर मुड़ा और कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी से सारा सामान समेट लो, ये लोग कभी भी लौट सकते हैं। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मेरी पिस्तौल में कोई गोली नहीं बची, मैंने सब खत्म कर दी। उसने जल्दी से अपना तंबू समेट लिया। अब वह बहुत छोटा हो चुका था। उसने उसे अपने बैग में रखा और बोला, इसे तुम पकड़ सकती हो। उसने मेरा सामान उठाया और मेरा हाथ पकड़कर जंगल के अनजाने रास्तों पर चल पड़ा। उस समय वह मेरे लिए किसी रक्षक से कम नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक ऐसी जगह पर तंबू लगाया जहां से थोड़ी दूर पर एक झील थी, लेकिन तंबू इतनी चालाकी से लगाया गया कि वह आसानी से नजर नहीं आ रहा था। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, फिलहाल यह जगह मुझे सुरक्षित लग रही है। मैं कब से इस झील को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिल ही नहीं रही थी। हो सकता है कि मेरे निकम्मे दोस्त भी यहीं कहीं मिल जाएं। फिर उसने मेरी ओर देखा और कहा बोला, तुम तंबू में बैठो, मैं नहाने जा रहा हूँ। मैं तंबू के अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब वह वापस आया तो अपने गीले बालों को झटक रहा था। उसने मुझे देखते ही कहा, मेरे पास एक पैंट शर्ट है, अगर चाहो तो पहन सकती हो। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मेरे कपड़े पूरी तरह गंदे हो चुके थे। फिर उसने बैग से एक पैंट शर्ट निकाली और मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये बेल्ट भी रख लो, इसे बांधकर थोड़ा एडजस्ट कर सकती हो। मैंने कपड़े बदले और बाहर आई। वह मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराने लगा। यह पहली बार था जब मैंने पैंट शर्ट पहना था। पैंट काफी ढीली थी, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से बेल्ट से कसकर बांधा था। मैंने चिढ़कर पूछा, अब क्यों हंस रहे हो? वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम ऐसे अच्छी लग रही हो। फिर उसने संजीदा होकर कहा, पिछले 24 घंटे से तुम मेरे साथ हो, लेकिन अब तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मैंने कहा, मेरा नाम जैस्मिन है। उसने भौंगे उठाते हुए कहा, ये तो बड़ा अजीब नाम है, किसी सल्तनत की राजकुमारी जैसा लगता है। फिर वह जोर से हंस पड़ा। मैंने कहा, मुझे सल्तनत के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे अपने बारे में कुछ और बता पाती, अरे मैं तो फल लाया था, लेकिन तुम तो भूल ही गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपने बैग से एक चाकू निकाला और सभी फलों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मुझे खाने के लिए दिए। फिर उसने अपने बैग से एक दरांती निकाली और कहा, मैं कुछ लकड़ियां तोड़कर लाता हूँ, ये आग जलाने के काम आएंगी। कुछ ही देर में वह बहुत सारी लकड़ियां लेकर लौट आया। फिर वह बोला, मेरे सामने एक केरोसिन की बोतल है, उसमें बैग डालकर आग लगा दो, माचिस भी होगी कहीं। मैंने वैसा ही किया। हालांकि केवल फलों से भूख पूरी नहीं हुई,
लेकिन उस समय भूख की हालत इतनी खराब थी कि वे भी बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर उसने कहा, खाने के बाद हम मुख्य सड़क तक पहुंचने का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। अब हम पूरी जिंदगी इस जंगल में भटकते नहीं रह सकते। अब मेरी भी थोड़ी ताकत लौट आई थी। उसने अपने हाथ में सफेद रंग का एक चौकोर पत्थर लिया और पेड़ों पर निशान लगाने लगा। उसने कहा, जब मेरे दोस्त मुझे खोजने आएंगे तो इन निशानों को देखकर यहाँ तक पहुँच सकेंगे। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे साथ ऐसा हादसा होगा? मैंने कहा, नहीं सोचा था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। यह सुनकर वह मुझे आश्चर्य से देखने लगा और बोला, क्या तुम्हें जंगल में रहना पसंद आ रहा है? अगर तुम्हें कोई सांप या बिच्छू काट लेता तो तुम अब तक मर चुकी होती, या फिर कोई जंगली जानवर तुम्हें अपना शिकार बना चुका होता और तुम अब तक उसके पेट में होती। अगर तुम बच भी जाती तो डाकुओं के हाथों में गिर जाती, फिर वे तुम्हारे साथ क्या करते यह तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। फिर भी तुम कह रही हो कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारे साथ जंगल में एडवेंचर करना अच्छा लग रहा है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे घूरा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मुझसे फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। जानती हो, मेरे बैग में शराब की बोतल भी है। मैं एक आलसी लड़का हूँ। तुम एक शरीफ लड़की हो, इसलिए मैं अच्छे बनने का दिखावा कर रहा हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं पहली बार मुझे अजीब सी घबराहट हुई। मेरे चेहरे की रंगत फीकी पड़ते ही वह हंसकर पड़ा और बोला, अब मजा आ रहा है? अभी तो तुम एडवेंचर करने की बात कर रही थी। फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अभी तो मुझे रास्ता खोजना है, वरना मैं तुम्हें अपने बैग में रखी शराब की बोतल भी दिखा देता। हम जंगल में बहुत देर तक भटकते रहे। शायद हम काफी दूर निकल आए थे। अब शाम होने लगी थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम अमर है। मैंने धीरे से कहा, अमर, मुझे वापस जाना है। मुझे ठंड लग रही है और मैं थक गई हूँ। फिर मुझे वापस जाकर खाने के इंतजाम भी करना है। जैसे ही हम लौटने लगे, अचानक बारिश शुरू हो गई। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखते हुए कहा, ओ यार, ये मुसीबत ही आज ही आनी थी। 5 मिनट के अंदर ही हम पूरी तरह भीग चुके थे। फिर वह उन चौक के निशानों को देखकर वापस लौटने लगा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि सारे निशान मिट चुके थे। इसलिए उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बहुत तेज कदमों से चलने लगा। वह लगभग दौड़ रहा था। 1 घंटे बाद मुझे थकावट महसूस होने लगी। मैंने कहा, अब मुझसे नहीं दौड़ा जाता, मैं बहुत थक गई हूँ। तब उसने गुस्से में कहा, चुप रहो, अगर आगे के सारे निशान मिट गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वह मुझे पकड़े 2 घंटे तक भागता रहा। फिर कहीं जाकर हमें टेंट वाली जगह पर पहुंचे, लेकिन वह पानी से भरी हुई थी। उसने अपने भीगे हुए स्वेटर को उतारा और एक तरफ रख दिया। टेंट के अंदर भी पानी भर चुका था। वह परेशान होकर बोला, ओ यार, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब क्या करूं? मैं ठंड से कांप रही थी। मेरे कपड़े भी पूरी तरह भीग चुके थे। उसने लकड़ियां जलाने की कोशिश की, लेकिन बारिश अब भी हो रही थी, इसलिए लकड़ियां गीली थी और जल नहीं रही थी। मेरी हालत इतनी खराब थी कि ठंड सहन नहीं हो रही थी। जब कुछ भी न हो सका तो उसने अपने बैग से शराब की बोतल निकाली। यह देखते ही मैं डर के मारे कांप उठी। उसने बोतल खोली और 3-4 घूंट पी लिए। फिर वह मेरी ओर बढ़ा और बोतल मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, लो, 2-4 घूंट पी लो। मैंने गुस्से से कहा, क्या तुम ठीक से हो? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इसे पी लो। इसे पीने से ठंड नहीं लगेगी, वरना मुझे आपत्ति नहीं है। अगर ठंड में मरना चाहती हो तो खुशी खुशी मर सकती हो। उसने कंधे उचकाए, 2 घूंट और पिए, और फिर एक पेड़ की छांव जाकर बैठ गया, जहां नीचे पानी नहीं था। फिलहाल वही एकमात्र जगह थी जो थोड़ी ऊंची थी। बाकी जगह पानी भरी हुई थी। उसने मेरी ओर देखा और कहा,
इधर आ जाओ, वरना सच में मर जाओगी। चाहो तो शराब भी पी सकती हो। मैंने मुंह फेरते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकती। तब वह बोला, जब बात जान बचाने की हो तो थोड़ा पी सकती हो, जान बच सकती है तो बचा लेनी चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। यह कहकर उसने अपनी टोपी चेहरे पर रखी और पेट से टिक कर बैठा और आंखें बंद कर ली। मैं दोनों हाथ मोड़कर ठंड से कांप रही थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन चारों ओर पानी भरा हुआ था। मुझे उसके पास जाने से डर लग रहा था, क्योंकि नशे में इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, ठंड और भी बढ़ती जा रही थी। अब तो मेरे हाथ भी नीले पड़ने लगे थे। मुझे लगने लगा कि मैं मर जाऊंगी। सांस लेते वक्त भी घुटन महसूस हो रही थी। मेरे सामने शराब की बोतल पड़ी थी। मैंने आंखें बंद करी और कांपते हाथों से बोतल उठाई और दो चार घूंट पी लिए। फिर कोई जगह तलाशने लगी जहां लेट सकूं, लेकिन वह सिर्फ उसी पेड़ के पास थी जहां अमर बैठा था। मैं धीरे धीरे उस पेड़ के पास गई और वहां बैठ गई। अब मुझे नींद आने लगी। न जाने कब मैं गहरी नींद में चली गई। तभी अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी की उंगलियों का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने आंखें खोली, देखा कि अमर ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक मैं पूरी तरह से जाग गई। मैंने देखा कि मैं सपना देख रही थी कि अमर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन जब मैंने असलियत पर ध्यान दिया तो मेरी सांसें थम गई, क्योंकि एक बड़ा सांप मेरे शरीर से लिपटा हुआ था। मैं बहुत धीरे से अमर को आवाज देने लगी, लेकिन वह नशे में इतना डूबा हुआ था कि गहरी नींद में सो रहा था। मैं बेमुश्किल बोल पा रही थी। मैं बार बार अमर को बुला रही थी, लेकिन वह एकदम चुप था। मैं डर के मारे मर रही थी, सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने पैरों को धीरे धीरे अमर की ओर सरकाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने पैरों से उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी गहरी नींद में था कि उठ ही नहीं रहा था। मैं बार बार उसके पैरों पर झटके दे रही थी ताकि उसकी आंखें खुल जाएं, लेकिन वह एक बार हिला और फिर गहरी नींद में चला गया। फिर मैंने धीरे धीरे अपने पैरों को उसके पैरों पर रखा, लेकिन धीरे धीरे वह मेरी ओर आने लगा। अब सांप का मुंह भी उसकी ओर घूम गया था। मैं बार बार उसे उठा रही थी, लेकिन वह सुन ही नहीं रहा था। अचानक मैंने जोर से चिल्लाया और वह झटके से जाग गया। फिर उसने देखा कि सांप ने मेरे हाथ में काट लिया है था। मुझे ऐसा लगा जैसे अमर ने सांप का मुंह पकड़कर बुरी तरह कुचल दिया और उसे दूर फेंक दिया। वह घबराकर बोला, जल्दी उठो और बैठो। मैं धीरे धीरे निष्प्राण होती जा रही थी। कहा जाता है कि सांप का डर ही आदमी को मार देता है, और फिर इसने मुझे काट ही लिया था। अमन ने फटाफट अपनी टी शर्ट उतारी, उसमें उसकी आस्तीन फाड़कर मेरे हाथ के दोनों तरफ कसकर बांध दी और बोला, इससे जहर सारे शरीर में नहीं फैलेगा। मैं दर्द से चीख उठी। मुझे लगा मेरा हाथ टूट जाएगा। उसने बहुत कसकर बांधा था, लेकिन जो उसने इसके बाद किया वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। उसने मेरी शर्ट की आस्तीन फाड़ दी और उस जगह पर अपने होठों से होठ रख दिए जहां सांप ने काटा था। वह मुंह से जहर खींचकर थूकने लगा। उसके इस अचानक किए गए कार्य से मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। कुछ ही देर में मेरा हाथ नीला पड़ गया। फिर उसने कहा, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैं नहीं जानती थी कि वह कहाँ गया, लेकिन 10 मिनट बाद वह लौटा। उसके हाथ में कुछ पत्ते थे। उसने वे पत्ते मेरे हाथ पर रखे और अपनी शर्ट का एक और टुकड़ा फाड़कर बांध दिया। फिर बोला, इससे जख्म ठीक हो जाएगा। फिर उसने मुझे उठाया और टेंट के अंदर ले गया, जहां अब पानी खत्म हो चुका था। उसने कहा, यहाँ आराम करो, और खुद झील की ओर चला गया। अपने हाथ मुंह धोने के लिए मुझे यह सोचकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई मेरे लिए जहर मुंह में ले सकता है ताकि वह मेरे शरीर से बाहर निकाल सके। खैर, अब मेरे दिल में उसके लिए कुछ और ही भावनाएं जन्म लेने लगी थी।
शायद मैं उसे चाहने लगी थी। कुछ देर बाद वह वापस आया और बोला, असल में बहुत ठंड थी और मैंने ज़्यादा शराब पी ली थी। मुझे तुम पर भी वह दवा लगा देनी चाहिए थी जिससे सांप और बिच्छू पास नहीं आते। मैं टेंट के बाहर खड़ी थी। अब वह अपने बैग से दूसरी शर्ट निकालकर पहन रहा था क्योंकि उसकी शर्ट फट चुकी थी। इतनी तेज ठंड में न तो उसे ठंड की परवाह थी, न ही कपड़ों की, लेकिन उसने मेरी जान बचा ली थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि ये पत्ते जहर को खत्म कर देंगे? तब वह मुस्कुराकर बोला, मुझे सब पता है। मैं पुराना खिलाड़ी हूँ। पहली बार शिकार करने नहीं आया हूँ। बस यह जंगल नया है मेरे लिए, वरना मैंने बहुत शिकार किए हैं। यह हमारे खानदान का शौक रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और शायद मेरे बच्चे भी यही करेंगे। फिर उसने कहा, मुझे पता है कि किस पेड़ की पत्तियां जहर को मार देती है। अमर ने मुझसे कहा, भगवान ने हर चीज का इलाज ढूंढ रखा है। फिर उसने मुझसे कहा, जाओ, टेंट सूख चुका है, अब तुम जाकर सो सकती हो। मैं अंदर चली गई, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे शरीर में जहर फैल ना जाए। हालांकि मेरा हाथ पूरी तरह बंध चुका था, लेकिन मुझे नई नींद आने लगी। सुबह मेरी आंखें खुली तो मैंने अमर के साथ दो और लोगों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैं टेंट के बाहर निकली, दो युवक उमर के साथ बैठे थे। अमर उन पर गुस्सा कर रहा था। कहाँ मर गए थे तुम सब, मुझे अकेला छोड़कर? तुम्हें पता भी है कि मैं पहली बार इस जंगल में शिकार करने आया हूँ? उनमें से एक बोला, हम अपने शौक से तुमसे अलग नहीं हुए थे। हमें बस पता नहीं चला और हम भी तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे थे। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। बात करते करते उनकी नजरें मुझ पर पड़ी। उनमें से एक ने अमर से पूछा, यह लड़की कौन है? बहुत खूबसूरत है। अमर ने कहा, यह जैस्मिन है। मैंने तुरंत कहा, मेरा नाम राशि है। उनने उसने मुझे हैरानी से देखा। फिर उसने कहना शुरू किया, इसे बस यहाँ छोड़कर चली गई थी। अमर की बात सुनकर दोनों ने उसे अजीब नजरों से देखा और मुस्कुराकर कहने लगे। फिर उन्होंने मुस्कुरा मजाक में कहा, तो फिर जंगल में मंगल तो मना ही लिया होगा। अगर अमर ने उनकी तरफ घूरकर देखा और कड़ाई में बोला, तमीज से बात करो। अगर लड़की के लिए इस तरह की बातें नहीं होती। यह बहुत शरीफ लड़की है और बेचारी रास्ता भटक गई थी। पहले यह बताओ कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता किधर है? सबसे पहले हम अपने घर चलेंगे, फिर इस लड़की का पता लगाकर इसे इसके घर छोड़ेंगे। अमर ने सख्त लहजे को सुनकर वह युवक एकदम सीधा हो गया। मैं उनके साथ मुख्य सड़क तक पहुंच गई। उन्हें वहां के सारे रास्ते पता थे। सामने ही एक जीप खड़ी थी। एक युवक ने मुझे बैठने का इशारा किया। उन्होंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। 5 घंटे की थकान वाली यात्रा के बाद जैसे ही हम एक गांव में पहुंचे, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन वहां एक डॉक्टर और क्लिनिक था। अमर सबसे पहले मुझे वहीं ले गया। उसने डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने मेरा घाव देखा, चेकअप किया और कहा, जहर का असर लगभग खत्म हो गया है। फिर उसने मुझे एक इंजेक्शन दिया और दवाइयाँ दी। इसके बाद हम एक बहुत बड़े हवेली जैसे घर के बाहर पहुंचे। वहां खड़े चौकीदार ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। जैसे ही अमर की जीप अंदर पहुंची, मैंने सामने जिस आदमी को देखा, उसे देखकर मैं दंग रह गई। वह विक्रम सिंह था, मेरे पिता का कट्टर दुश्मन। मुझे देखते ही उसके माथे पर लकीरें उभर आई और उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया। उसने अमर से पूछा, तुम इस लड़की को कहाँ से लाई? अमर ने कहा, पापा, यह जंगल में रास्ता भटक गई थी। यह सुनकर विक्रम सिंह मुस्कुराया। क्या अमर विक्रम सिंह का बेटा था? मैं चौंक गई। उस समय मैं अपने दुश्मन के घर में खड़ी थी और यह मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। विक्रम सिंह ने अमर से कहा, क्या तुम्हें पता है ये लड़की कौन है? अमर ने कहा, नहीं, लेकिन पापा, हमें इसे इसके घर सही सलामत पहुंचाना है। यह सुनकर विक्रम सिंह फिर से मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि यह कौन है तो तुम्हारा इरादा बदल जाएगा। अमर ने चौंक कर पूछा, कौन है यह? तो विक्रम सिंह ने मेरी ओर देखते हुए कहा, यह तुम्हारे बड़े भाई के कातिल की बेटी है। यह सुनकर अमर के हाव भाव बदल गए। वह गुस्से में मुझे घूरने लगा और बोला,
तो तुम जसवंत राणा की बेटी हो? विक्रम सिंह ने ठाका लगाते हुए कहा। हाँ, रश्मि राणा। फिर वह अमर के पास गया और बोला, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। दुश्मन की बेटी को घर ले आया है। अब मजा तब आएगा जब जसवंत राणा हमारे पैरों में पड़कर अपनी बेटी की इज्जत और जान की भीख मांगेगा। मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं मौत के कुएं में गिर गई हूँ। अमर उस वक्त मुझसे नफरत भरी नजरों से देख रहा था। फिर गुस्से में आकर उसने एक नौकरानी को बुलाया और बोला, इसे ले जाकर गेस्ट रूम में बंद कर दो। मैं अमर के पास गई और गिड़गिड़ाने लगी, देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम मुझसे बदला नहीं ले सकते। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे घर तक छोड़ोगे। मेरे पापा बहुत परेशान होंगे। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अमर ने झटके से कहा, चुप रहो। अगर मुझे पता होता कि तुम जसवंत राणा की बेटी हो तो तुम्हें जंगल में ही मारकर दफना देता या किसी जंगली जानवर के सामने फेंक देता तो तुम्हें नोच नोच कर खा जाता, और तब भी शायद मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं अमर का यह रूप देखकर हैरान रह गई। उसने फिर से नौकरानी की ओर देखा और सख्ती से बोला, इसके हाथ पकड़ और इसे गेस्ट रूम में बंद कर दे। नौकरानी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अंदर ले जाने लगी। मैं बार बार अमर को पुकार रही थी, प्लीज मुझे मेरे पापा के घर छोड़ दो, लेकिन नौकरानी मुझे सख्ती से अंदर खींचकर ले गई और एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। मैं दरवाजा पीट पीट कर रोने लगी और चिल्लाई, दरवाजा खोलो, मुझे क्यों कैद कर दिया? लेकिन किसी ने मेरी आवाज तक नहीं सुनी। मैं रोते रोते दरवाजे के पास ही बैठ गई और और कब मेरी आंखें लग गई पता ही नहीं चला। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की हो। मैं घबराकर उठी और पीछे हटी गई। जब देखा तो वह अमर था। उसने अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने घबराकर कहा, देखो, मुझे जाने दो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह झगड़ा मर्दों का है। यह दो राजनीतिक परिवारों की लड़ाई है। इसमें मुझे मत घसीटो। अमर ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। पापा ने अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया न भेजा होता तो मैं तुम्हें उसी वक्त मारकर फेंक देता। यह महज एक संयोग है कि मैं वापस आ गया और जंगल में तुमसे मिला। लेकिन अफसोस कि मुझे तब तक नहीं पता था कि तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो। मैं उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन उसने बेरुखी से कहा, रोना धोना मेरे लिए बेमतलब है। तुम रो या मर जाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह आगे बढ़ा और बोला, मैंने तुम्हारे पापा को खबर दे रही दी है। वह तड़प रहे थे और कह रहे थे, मेरी बेटी को सौंप दो वरना बहुत पछताओगे। मैंने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ कई रातें बिताई हैं। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं गुस्से से तिलमिला उठी और अमर की कॉलर पकड़कर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे पापा के सामने इतनी घटिया बातें क्यों कही? मैं जानती थी कि मेरे पापा यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अमर ने झटके से मेरे दोनों हाथ पकड़कर छुड़वा लिए और खतरनाक आवाज में कहा, मैं इस झूठ को सच करने आया हूँ। तुम मुझसे बच नहीं सकती। मैं तुम्हारे भाई की मौत का बदला तुमसे लूंगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम मर्द हो या नपुंसक, एक बेबस औरत से बदला लेना बहादुरों का काम नहीं होता। यह सुनकर वह ठेका मारकर हंसा और बोला, आज रात तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना मर्द हूँ। कुछ ही देर में पंडित आने वाला है। बेहतर होगा कि चुपचाप शादी कर लो, वरना मेरे लिए तुम्हारे करीब आना कोई मुश्किल नहीं है। उसने कंधे उचकाकर यह बात इतनी सहजता से कही कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही इंसान है जिसने मेरी मदद की थी। मैं सोच रही थी कि यह अमर नहीं हो सकता। मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम मुझे बंधक बनाकर जबरदस्ती शादी भी कर लो, तब भी याद रखना, मैं भाग जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वह मेरी ओर बढ़ा, मेरी बाजू पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया और गुस्से से मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, मेरी बुलबुल, अमर सिंह को बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पर कैसे काटने हैं। तुम इस हवेली से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकोगी, और मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ूंगा कि तुम कोशिश करने लायक भी न रहो। उसकी आंखों में नफरत और जुनून का अजीब सा मिश्रण था। वह धीरे से फुसफुसाया,
तुम अभी तक मेरे दिल में जल रही आग को नहीं जानती। अभी तक मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। मेरा गुस्सा देखना चाहोगी? भागने की जरा कोशिश भी करो, फिर बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मेरा हाथ इतने जोर से पकड़ रखा था कि मैं दर्द से कराह उठी। अमर, छोड़ दो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है, पीछे हटो। मैंने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी तकलीफ पर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें दर्द का मजा भी चखाऊंगा। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ दर्द ही रहेगा। उसने मेरी कलाई झटके से छोड़ दी और बोला, मेरी नौकरानी तुम्हें शादी का जोड़ा देकर जाएगी, उससे चुपचाप पहन लेना। रही बात खाने की, तो भूखी रहो या खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी तुमसे भीख नहीं मांगूंगा, तुम्हारी मर्जी, भूखी रहो या खाओ। यह कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ा और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर में नौकरानी एक खूबसूरत लहंगा लेकर चली आई। मैं बार बार अपने पिता के बारे में सोच रही थी। बरसों से हमारे गांव के लोगों और मेरे पिता की विक्रम सिंह से दुश्मनी चली आ रही थी। जब से मैंने होश संभाला था, तब से यही सुना था कि वह हमारे सबसे बड़े दुश्मन है और उनके दिल में हमारे लिए नफरत है। विक्रम सिंह के बड़े बेटे की जमीन के झगड़े में हुई लड़ाई में मौत हो गई थी, लेकिन हमारी तरफ से भी लोग मर गए थे। उस समय यह सुना था कि उन्होंने अपने छोटे बेटे को विदेश भेज दिया था। पंचायत में यह तय हुआ था, क्योंकि बराबर लोग मारे गए थे, इसलिए इस दुश्मनी को खत्म कर समझौता किया जाए। तब मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन अंदर ही अंदर यह आग सुलगती रही। जब भी विक्रम सिंह को मौका मिलता, वह हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाता, और जब मेरे पिता को मौका मिलता, तो वह भी पीछे नहीं हटते। दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे, और अब मैं अपने पिता की हार बन चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस सियासत की लड़ाई में हमेशा औरत को ही कुचल दिया जाता है। मुझे पता था कि विक्रम सिंह और उसका बेटा मेरे साथ जो कर सकते हैं, वो करके अपने हर पुराने और नए गुनाहों का बदला ले सकेंगे। रोते हुए मैंने वह लहंगा पहना, क्योंकि मुझे पता था कि अमर मुझे छोड़ने वाला नहीं है। आंसुओं के साथ मैं तैयार हुई, लेकिन मैंने कोई श्रृंगार नहीं किया। चुपचाप शादी कर ली, कोई नाटक नहीं किया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही अमर शादी के बाद मेरे कमरे में आया, वह आधा नशे में था। उसने दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर गिर पड़ा। मैं बिस्तर से उठ गई। 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे और मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मगर उस आदमी को मेरी कोई परवाह नहीं थी। वह मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उससे कहा, मुझे भूख लगी है। मेरी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नौकरानी तुम्हारे पास खाना लेकर आई थी, तब क्या कहा था तुमने कि मैं भूख से मर जाऊंगी, लेकिन इस घर का एक निवाला तक नहीं खाऊंगी। हमारे घर का अन्न तुम्हारे लिए बेकार है, और एक घूंट पानी भी। वह मेरी ही कही हुई बातें दोहरा रहा था। फिर उसने व्यंग्य से कहा, अब क्या हो गया? अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने हमारे घर के खाने और पानी की याद आ गई। फिर वह जोर से हंस पड़ा और बोला, जो भी खाना हो वह कल खाना। मैंने बेबसी से कहा, मुझे बहुत बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ भी खाने के लिए दे दो। वह उठकर बैठ गया, कुछ भी? फिर उसने नौकरानी को बुलाकर खाने के लिए कह दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी ने खाना लाकर मेज पर रख दिया और चली गई। मुझे पता था कि अमर मुझे ही देख रहा है, लेकिन मैंने उसकी ओर देखे बिना धीरे धीरे खाना शुरू किया। मैं जानबूझकर बहुत धीरे धीरे खा रही थी, ताकि वह नशे में और ढीला पड़ जाए और जल्द ही सो जाए। वह वैसे भी शराब पी चुका था और मुझे अपनी जान बचाने के लिए उसका सो जाना जरूरी था। एक औरत के लिए यह बहुत कठिन होता है कि वह उस आदमी की हैवानियत का शिकार बने, जिससे उसने अपने दिल में जगह दी हो और जिससे वह प्यार करती हो। मैं उससे प्यार करती थी, और इसीलिए मैं उसे नफरत के काबिल नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन अगर उसने आज रात मुझ पर जबरदस्ती की, तो मैं उसे नफरत करने पर मजबूर हो जाती। वह काफी देर तक मुझे खाना खाते हुए देखता रहा। अब उस पर नशे का असर होने लगा था। उसकी आंखें भारी होने लगी थी। उसने सख्त आवाज में कहा, क्या कर रही हो, जल्दी खाओ। मैंने धीरे
स्वर में कहा, प्लीज मुझे आराम से खाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं छोटे छोटे कोर लेकर धीरे धीरे खा रही थी। वह बिस्तर पर लेट गया था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। मैंने राहत की सांस ली। खाना खाने के बाद मैं धीरे से बर्तनों को किनारे रख दिया और फिर धीरे से तकिया उठाकर सोफे पर जाकर लेट गई। क्योंकि वह गहरी नींद में था, मैं उसकी तरफ देख रही थी। वह बुरा आदमी नहीं था, लेकिन बदला लेने की आग में बुरा बनने पर तुला था। पता नहीं क्यों, जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो उसका बुरा रूप देखना नहीं चाहते। मैं भी नहीं देखना चाहती थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं है दुश्मनी कब खत्म होगी। शायद एक आदमी के लिए उस औरत से नफरत करना आसान हो जाता है जिससे वह प्यार करता था, लेकिन औरत के लिए यह बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं मैं कब सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि अमर बिस्तर पर लेटा हुआ है, मुझे ही देख रहा था। जैसे ही हमारी नजरें मिली, उसने तुरंत अपनी आंखें फेर ली और फिर उन्हें बंद कर लिया। फिर कुछ क्षणों बाद उसने आंखें खोलकर कहा, मुझसे बचने के लिए तुमने रात में खाने का बहाना बनाया ताकि मैं सो जाऊं। फिर वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया और मेरी ओर झुकते हुए मुस्कुराकर बोला, ठीक है, एक रात के लिए तुमने यह बहाना बना लिया, लेकिन अगली रात क्या करोगी और अब क्या करोगी? मैं चुपचाप सोफे से उठी और बिस्तर पर उसके पास जाकर बैठ गई। यह देखकर वह थोड़ा हैरान रह गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अमर, हम दोनों ने अभी तक जो भी पल साथ बिताए हैं वे बहुत अच्छे रहे हैं। मैंने तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छा इंसान देखा है। अगर तुम वाकई में बुरे होते तो तुम जंगल में होते, तो तुम मुझे वहीं कभी छोड़कर नहीं जाते। लेकिन तुमने मुझे डाकुओं से बचाया, सांप के जहर से बचाया। तुम बुरे नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि तुम बुरे बनो। इस लड़ाई से हमें क्या मिलेगा? मैंने भावुक होकर कहा। अमन ने मेरी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें सुकून मिलेगा। मैंने कड़े लहजे में कहा, तो फिर मार दो मुझे और मेरे खून से अपने हाथ रंगकर अपनी बदले की आग शांति दे दो। तो सुकून तुम्हें मुझे मारकर ही मिलेगा, तभी वही ले लो। अमर ने गहरी सांस ली और कहा, यह आग सालों से जल रही है, इसे इतनी आसानी से बुझाया नहीं जा सकता। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और अब तुमसे नफरत नहीं करना चाहती। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं उसके सामने बेबस होकर रोने लगी। उसने मुझे रोते हुए देखा और ठंडे स्वर में कहा, लेकिन मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुम मुझसे चाहते क्या हो? उसने मेरी कलाई पकड़कर कहा, कुछ ही दिनों में तुम्हारे पिता और मेरे पिता के बीच मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उस समय तुम्हें हमारे साथ खड़ा होना होगा। अपने परिवार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमारे पक्ष में नारे लगाने होंगे और सबके सामने कहना होगा कि तुम यहाँ खुश हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। वह चाहता है कि मैं अपने पिता के खिलाफ जाऊं। मैं दृढ़ता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर झटके से अपनी ओर खींचा और मेरे बेहद करीब आकर कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वह सब करूंगा जिससे तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। मैंने अपनी आंखों में देखते हुए कहा, हम अपने पिता की लड़ाई में एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? उसने गुस्से से कहा, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बताओ, तुम मेरे साथ खड़ी होगी या नहीं? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरे साथ देना चाहोगी। बताओ क्या करोगी? उसने मुझे एक अजीब से इम्तिहान में डाल दिया था। मैंने अपने पिता के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती थी। वह मेरे लिए करीब आया, इतना करीब कि मैं उसकी आंखों में खोने लगी। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, बोलो, मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, मुझे नजरें चुराने वाले लोग पसंद नहीं। मेरी आंखों में देखो और जवाब दो। मैंने आंखें खोली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। वह हल्का सा मुस्कुराया और कहा, ठीक है। यह कहकर उसने मेरे हाथ छोड़ दिए, लेकिन
मैं उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था क्यों। 3-4 दिन बाद जब दोनों पक्षों के दावेदार इकट्ठा हुए तो मैं अमर के साथ बैठी थी। मेरे पिता मुझे देखकर तिलमिला उठे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि उनकी आंखों में गुस्से के साथ आंसू भी थे। उन्होंने मुझे बहुत याद किया था। मेरा दिल चाहता था कि मैं भागकर उनके गले लग जाऊं, लेकिन अमर ने मेरा हाथ थाम रखा था। वह कसकर मेरी उंगलियां दबाए बैठा था। मैंने वही किया जो वह चाहता था और मेरे पिता ने हार मान ली। उन्होंने सबके सामने कहा, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। मैं सबके सामने अपनी हार स्वीकार करता हूँ। यह कहकर वह उठ गए और वहां से चले गए। इस बार विक्रम सिंह ने बाजी मार ली थी। अमर बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही मैं हवेली पहुंची, मैं सीधा अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद अमर मेरे कमरे में आया और बोला, तुम्हें अपने पति की जीत पर जश्न बनाना चाहिए और उसके साथ सोना चाहिए। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने यह सब सिर्फ तुम्हें अपना प्यार पर यकीन दिलाने के लिए किया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ। अब बस ऐसा ही करती रहो और मेरा साथ देती रहो। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुम हमेशा वही करते रहोगे जो तुम्हारे पिता चाहते हैं? उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं वही करूँगा क्योंकि तुमने मुझसे नहीं, मेरे जीत से प्यार किया है। मेरा पिता ही मेरी हार से बहुत दुखी था। मैंने हमेशा उनके लिए दुआ की थी कि और कई बार विक्रम सिंह मेरे पिता से चुनाव हार चुके थे, लेकिन इस बार सब कुछ खत्म हो गया। उस रात मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। जब मैं सोफे पर सोने गई, तो अमर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, जो कुछ भी तुमने आज किया। यह सुनकर मेरे आंसू और तेज बहने लगे। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हें सच में ये करना है तो देर मत करो, मेरा गला दबा दो और अपने हाथ खून से रंग लो। लेकिन इतना याद रखना कि जिस लड़की ने तुम्हारे लिए अपने पिता को हरा दिया, जिसने अपने परिवार से नाता तोड़ दिया, जिसने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया, उसी से के खून से तुम्हारे हाथ लाल होंगे। वह कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर अचानक उसने अपने हाथ हटा लिए और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं यह नहीं कर सकता राशि। मैंने रोते हुए कहा, फिर तुमने अपने पिता से झूठ क्यों बोला कि तुम मुझे मार दोगे? वह बोला, क्योंकि मैं क्षमा चाहता था। मैं अपने पिता को रोकना चाहता था। मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं कोई और रास्ता निकाल सकूं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे पिता को रोका नहीं जा सकता। वे अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटते। उन्हें तो बस मेरा सिर चाहिए और अब यह काम तुम्हें करना होगा। वह गुस्से में खड़ा हो गया और बोला, तुम मुझे क्या समझती हो राशि? मैं क्या इतना कमजोर हूँ कि अपने प्यार को अपने ही हाथों खत्म कर दूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा, फिर इसका मतलब यह है कि हम दोनों को मरना होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे मार देंगे और जब मैं नहीं रहूंगी तब तुम्हारे पास दो ही रास्ते बचेंगे। या तो तुम मेरे बिना जी लोगे या फिर मेरे साथ मरोगे। वह चुप हो गया। कमरे में बस हमारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, फिर तुम मेरे लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते? उसने मेरी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, जो शायद पहली बार मैंने देखे थे। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें इन सब बातों से दूर रहना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें इस लड़ाई में घसीट लिया। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने तुरंत कहा, नहीं, तुम बुरे नहीं हो। अगर तुम बुरे होते तो आज मेरे सामने खड़े होकर यह सब न कह रहे होते। तुमने मुझे लटेरे से बचाया, मुझे सांप के जहर से बचाया। अगर तुम बुरे होते तो यह सब क्यों करते? मैं नहीं चाहती कि तुम बुरे बनो। हमें इस लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा। वह मेरी तरफ देखता रहा और धीरे से बोला, तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इस जगह से चले जाएं, कहीं दूर जहाँ तुम्हारे पिता की सत्ता न हो, जहाँ हम दोनों को कोई ना पहचाने। उसने गहरी सांस ली और कहा,
यह इतना आसान नहीं है राशि। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। उसने कुछ देर सोचा और फिर मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम एक इनाम डिजर्व करती हो। मैंने चौंक कर पूछा, कैसा इनाम? वह मुस्कुराया और बोला, प्यार। यह कहकर उसने मेरे हाथों को अपने होठों से छुआ और अपनी जेब में एक सुंदर सी चैन निकालकर मेरे गले में पहना दी। उसने अपनी बाहों से भरकर लिया और पूरी रात मुझे अपने प्यार में डुबो दिया। यह रात के उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मैं अब पूरी तरह उसकी हो चुकी थी, लेकिन मैं यह भूल गई थी कि मैंने अपने पिता को खो दिया था और उनका दिल मैं अब खुद तोड़ चुकी थी। मैंने कहा, यह दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे पिता इसे खत्म करना ही नहीं चाहते। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने सिर्फ मेरे पिता का चेहरा देखा है। अगर तुम अपने पिता का चेहरा देखोगी तो तुम्हें वही चेहरा वहां भी नजर आएगा। अगर वह हार रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि तुम यहाँ हो। जिस दिन तुम आजाद होगी उस दिन गोलियां चलेंगी और उन गोलियों में न जाने कितने बेगुनाह मारे जाएंगे। मैंने गुस्से में कहा, मेरा पिता ऐसा नहीं है। वह हल्की हंसी के साथ बोला, मैं भी यही सोचता था कि मेरा पिता ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अभी अभी अपने पिता का एक और चेहरा देखकर आ रहा हूँ। अगर तुम देखना चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास छोड़ देता हूँ। फिर तुम भी देख लेना कि उनका असली चेहरा क्या है। जैसे ही मैं तुम्हें छोड़कर वापस आ जाऊंगा, उनके वफादार मुझे गोलियों से भून देंगे। मैं एक पल को चुप रह गई। उसकी आंखों में कुछ था जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह फिर बोला, हम इस नफरत के बीच नहीं जी सकते राशि। चलो हम जंगल चलते हैं, वहां का रास्ता भूल जाते हैं और हमेशा वही रहते हैं, क्योंकि ये इंसान जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक है। वे राजनीति नहीं करते, उनके पास बदले की आग नहीं होती। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी एक ऐसी दुनिया में जो हमारी होगी, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे, जहाँ कोई राजनीति नहीं होगी, कोई पिता नहीं होगा जो तुम्हें मजबूर करे, कोई पिता नहीं होगा जो मुझे इस बदले की आग में झोंक दे, जहाँ न तुम्हें मेरे पिता की मर्जी से समझौता करना होगा, न मुझे तुम्हारे पिता के बदले का शिकार बनना पड़े। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? आज उसकी आंखों में कुछ और था। शायद वह अब अपने पिता को खुश करने से थक चुका था। मैंने उसकी आंखों में देखा और बिना एक पल सोचे कहा, हाँ मैं चलूंगी। फिर वही हुआ। अगले दिन उसने अपने पिता से कहा कि वह मुझे जंगल ले जाकर मार दे डालेगा और फिर वापस आ जाएगा। लेकिन उसने पहले ही मुझे शहर ला दिया था। उसने मेरा पासपोर्ट बनवाया और मुझे अपने साथ लंदन ले गया। उसने अपने पिता से हर रिश्ता तोड़ लिया। फिर न उसने अपने पिता को फ़ोन किया और न मैंने। फिर एक दिन मैंने सुना कि गाँव की राजनीति लड़ाई अब भी जारी है। वहाँ अभी भी भयंकर संघर्ष चल रहे हैं। लोग दोनों तरफ से मर रहे हैं, क्योंकि मैं जानती थी कि यह लड़ाई हमारी मौत से ख़त्म नहीं होती। और यह अमर भी जानता था। हमने अपनी एक दुनिया बसा ली थी, क्योंकि अगर हम वहीं रहते तो शायद हम भी अपने अपने पिता के हाथों मारे जाते। नफरत और बदले की आग किसी को जीत नहीं दिलाती, यह सिर्फ इंसान को इंसानियत से दूर ले जाती है। प्यार के आगे कोई सत्ता नहीं होती, कोई दुश्मनी नहीं, कोई राजनीति नहीं टिक कर सकती। अगर यह दुश्मनी हमें अपनाने को तैयार नहीं होती, तो हमें एक नई दुनिया खुद बनानी होती, जहाँ सिर्फ प्यार का राज हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।